हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ हिंदी व्याकरण क्लास 8 का पाठ नंबर 10, जिसका नाम है क्रिया। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो सभी लास्ट तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको क्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिया के कुछ एग्जाम्पल दे रखे, उसको हम देख लेते हैं। उदाहरण को, बच्चा हंसता है, मोर नाच रहा है, प्रियांशु गीत गाता है। बच्चे दौड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, सक्षम और सृजन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये 6 उदाहरण दे रखे हैं। बच्चा हंसता है, मोर नाच रहा है, प्रियांशु गीत गाता है, बच्चे दौड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, सक्षम और सृजन पढ़ रहे हैं। तो ये 6 जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, इस एग्जाम्पल में कोई ना कोई काम हो रहा है। काम किसे कहते हैं? काम के लिए एक शब्द है क्रिया। क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना। यानी ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, इस सभी एग्जाम्पल में कोई न कोई काम किसी न किसी के द्वारा हो रहा है। तो अब क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, यानी हमें पता चले कि ये काम यहाँ पे हो रहा है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में बच्चा हंसता है तो बच्चे के द्वारा हंसा जा रहा है, मोर नाच रहा है, प्रियांशु गीत गा रहा है यानी गाना गा रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ने का काम कर रहे हैं, सक्षम और सृजन नाम के 2 बच्चे ये पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में हंसता है, नाच रहा है, गाता है, दौड़ रहे हैं, उड़ते हैं तथा पढ़ रहे हैं से किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का हमें पता चलता है, वही शब्द जो है क्रिया कहलाती हैं। जैसा कि हमने ऊपर 6 एग्जाम्पल में देखा है। अब आगे है, अब यहाँ पे हम देखेंगे धातु। धातु क्या होता है, उसे कहते क्या है, धातु का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात आगे बच्चों यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, परिभाषा। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। प्रत्येक धातु में प्रत्यय लगाने पर उसका सामान्य रूप बनता है, जो लिंग अथवा काल के अनुसार बदलता रहता है। अर्थात बच्चों, जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, धातु पढ़, लिख, कर, नाच। तो ये धातु है। अगर इसमें हम प्रत्यय जोड़ देंगे, प्रत्यय मतलब होता है बच्चों, जो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में आकर जुड़ जाते हैं और उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रत्यय के बारे में जानना है। तो धातु होता है क्रिया का मूल, जैसा कि यहाँ पे पढ़, लिख, कर, नाच है। और प्रत्येक धातु में ना प्रत्यय लगने से यहाँ पर ये क्रिया बन गई है। ठीक है बच्चों, तो वो क्रिया जो होती है वो किसी भी शब्द के लिंग और काल के अनुसार वो परिवर्तित होती रहती है। लिंग यानी जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, हिंदी में 2 लिंग है, काल है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो ये लिंग और काल के हिसाब से जो क्रिया है वो बदलती रहती है। यहाँ पे देखिए धातु है ये, इसमें ना प्रत्यय लग के क्रिया का सामान्य रूप बन गया है, पढ़ना, लिखना, करना, नाचना। तो बच्चों, आपको क्रिया और धातु ये दोनों बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद, यानी कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। भेद मतलब होता है टाइप्स। तो कर्म के आधार पर, कर्म मतलब होता है काम करने के आधार पर, क्रिया जो है वो 2 तरीके की होती है। उसके 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो आगे बच्चों, हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहले बारी है अकर्मक क्रिया की, तो इसे जान लेते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे ये बात आप विशेष ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि अकर्मक और सकर्मक 2 क्रियाएं होती हैं, लेकिन जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता यानी कोई काम नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया में क्रिया का जो फल होता है, जो प्रभाव होता है, वो केवल और केवल कर्ता पर पड़ता है। कर्ता यानी किसी काम को जो करने वाला होता है। एग्जाम्पल है अकर्मक क्रिया के, रोना, हंसना, नाचना, नहाना, सोना, जागना, मरना, उगना, डरना, गिरना, बरसना आदि। तो
तो यहाँ पे हमने क्या जाना बच्चों, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और अकर्मक क्रिया में क्रिया का जो प्रभाव होता है, जो फल होता है, वो क्रिया को करने वाले कर्ता पर पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, बच्चा रो रहा है, कीर्ति नाच रही है। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी वाक्य को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मेन पॉइंट्स दिया गया है। अकर्मक क्रिया में वाक्यों में क्या तथा किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर अगर हमें कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये अकर्मक क्रिया है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक उदाहरण है, बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या और किसको लगा के प्रश्न करेंगे, अगर उसका कोई उचित उत्तर नहीं मिलेगा तब हमें यहाँ पे क्लियर होगा कि ये अकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर मिल जाता है बच्चों तो ये सकर्मक क्रिया मान ली जाती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चा रो रहा है, तो हमने प्रश्न किया क्या रो रहा है, कोई उचित उत्तर नहीं आया, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। एग्जाम्पल है, कीर्ति नाच रही है, हमने प्रश्न किया क्या नाच रही है, किसको नाच रही है, कोई भी उचित उत्तर नहीं मिला। अर्थात बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए अकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका तो हमने आपको बता दिया। जो भी सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है बच्चा रो रहा है, कीर्ति नाच रही है, तो इसमें हम क्या और किसको प्रश्न लगा के क्लियर कर लेंगे अकर्मक है कि सकर्मक। लेकिन यदि उपर्युक्त वाक्यों के साथ कौन शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है तो बच्चा तथा कीर्ति उत्तर प्राप्त होते हैं जो कि कर्ता है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों अगर हम यहाँ पे कौन प्रश्न लगाएंगे, इसे कौन रो रहा है, कौन नाच रहा है, तो हमें बच्चा और कीर्ति एग्जाम्पल के हिसाब से ये दो उत्तर प्राप्त होंगे। तो इससे भी हमें पता चलता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है बच्चों, कर्ता पर पड़ता है। तो ये भी सही है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे है, कभी कभी अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया भी बनाई जाती है। वो कैसे बनते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड अकर्मक क्रिया के कुछ शब्द है, एक साइड सकर्मक क्रिया के। तो अकर्मक क्रिया है पलना और यहाँ पे सकर्मक क्रिया बन गया है पालना। बस क्या डिफरेंस है, इसमें आ की मात्रा लग गई है और इससे सेंटेंस बन गया माँ बच्चे को पालती है। तो माँ बच्चे को पालती है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया के वाक्य हो गए। टूटना और तोड़ना, बच्चों टूटना और तोड़ना में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे सेंटेंस बना है नौकर ने कब तोड़ दिया, तो ये भी जो है सकर्मक क्रिया है। कूदना और कूदा, कूदना और कूदा में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल बन गया है सेंटेंस चोर दीवार कूद गया, ये भी सकर्मक क्रिया है। हंसना और हंसी, हंसना अकर्मक क्रिया से हंसी सकर्मक क्रिया बनी और इसमें सेंटेंस बन गया मुझे हंसी आ गई। तो ये भी बच्चों सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब आगे है सकर्मक क्रिया। तो बच्चों अब तक तो हमने अकर्मक क्रिया को भली भांति जाना समझा, अब हम सकर्मक क्रिया कुछ पढ़ेंगे। जिन क्रियाओं में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों अभी हमने अकर्मक क्रिया में पढ़ा था ना, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक हैं, लेकिन जिनमें कर्म होता है जिन क्रियाओं में वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया का फल यानी प्रभाव, ये इसका प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ता है। यानी बच्चों अकर्मक क्रिया का जो फल होता है, प्रभाव होता है, वो भी कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक क्रिया का फल और प्रभाव भी कर्ता पर पड़ता है। अब सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या अथवा किसको प्रश्न जो है वाचक शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि उत्तर हमें प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसा कि बच्चों हमने ऊपर जो है एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा था, अकर्मक क्रिया में क्या और किसको प्रश्न लगाकर, तो हमें कोई उचित उत्तर नहीं मिला, इसलिए हमने माना कि वो अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया में अगर हम किसी भी सेंटेंस में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा, तब वो सकर्मक क्रिया कहलाती। देख लेते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। चित्रकार चित्र बना रहा है, शीला निबंध लिख रही है। तो यहाँ पे हमने प्रश्न किया चित्रकार क्या बना रहा है, उत्तर मिला चित्र। शीला क्या लिख रही है, उत्तर मिला निबंध। तो बच्चों ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अगर हमें यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिलता, कोई उत्तर नहीं मिलता, तो ये अकर्मक क्रिया होती। लेकिन हमें उत्तर मिला कि चित्रकार चित्र बना रहा है और शीला निबंध लिख रही है बच्चों, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अब आगे हम सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ेंगे, यानी सकर्मक क्रिया कितनी टाइप्स की होती है। तो बच्चों सकर्मक क्रिया भी 2 टाइप्स की होती, यानी क्रिया भी 2 टाइप्स की थी, अकर्मक और सकर्मक। तो अब सकर्मक क्रिया भी 2 तरीके की है, एक कर्मक क्रिया
और द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम एक कर्मक क्रिया पढ़ेंगे। जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, श्याम पतंग उड़ाता है, रानू टीवी देखता है। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा कि जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म होता है, मतलब एक क्रिया में एक ही काम हो रहा होता है, तो वहां पे एक कर्मक क्रिया होता है। अब देखिए उपर्युक्त वाक्यों में केवल एक एक कर्म अर्थात काम हो रहा है, पतंग उड़ाना और टीवी देखना, ये दोनों काम हो रहा है, अतः ये एक कर्मक क्रिया है। अब द्विकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों जो है कि क्रिया एक ही है लेकिन उसमें कर्म दो हो रहे होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन एक कर्मक में एक कर्म और एक ही क्रिया होती है। तो यहाँ पे है एग्जाम्पल, दादी माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो इन दो एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको समझेंगे। उपरोक्त वाक्यों में दो दो कर्मों का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। तो बच्चों पहला उदाहरण है, दादी माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो यहाँ पे बच्चों और कहानी ये दो कर्म हुआ है इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ पे पौधों और पानी ये दो कर्म हो गए इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको जो एक कर्मक क्रिया है और द्विकर्मक क्रिया ये बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। अब बच्चों आगे जो द्विकर्मक क्रिया है उसका कुछ जो है मेन पॉइंट्स समझ लेते हैं। द्विकर्मक क्रिया जो होती है उसमें एक मुख्य कर्म होता है, यानी एक मेन कर्म होता है, दूसरा गौण कर्म होता है, मतलब दूसरा कर्म जो होता है वो गौण होता है और एक मुख्य होता है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म दूसरा गौण कर्म। और मुख्य कर्म जो होता है हमेशा अप्राणीवाचक होता है, मतलब मुख्य कर्म जो है उससे हमें किसी प्राणी का भाव यानी ज्ञान नहीं होता है। और जो गौण कर्म के बाद अर्थात क्रिया से पहले आता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये समझना है कि मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है जिससे किसी भी प्राणी या इंसान का हमें पता नहीं चलता है, और गौण कर्म के बाद ही आता है और क्रिया से पहले आता है। यानी जो मुख्य कर्म होता है वो गौण कर्म के बाद आता है, पहले गौण कर्म आएगा तब मेन कर्म आएगा तब उसके बाद क्रिया होती है वाक्य में। अब जैसे है उपयुक्त वाक्यों में बच्चों को तथा पौधों को गौण कर्म तथा कहानी तथा पानी मुख्य कर्म है। जैसे बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल था ना, दादी माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो मुख्य कर्म है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे बच्चा जो है वो मेन कर्म है, यानी मुख्य कर्म है, पहले कहानी है उसके बाद जो उपर्युक्त वाक्य है बच्चों, दादी माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को और पौधों को ये दोनों गौण कर्म है, कहानी और पानी ये मुख्य कर्म है। अब बच्चों आगे है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। यानी बच्चों अब हम प्रयोग और जो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया कितने प्रकार की होती है ये जानेंगे। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, यानी 6 टाइप्स की क्रिया होती है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ये 6 प्रकार की क्रिया हम पढ़ेंगे प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले है बच्चों सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह हंसा, सूर्य उगा, उसने दूध पिया। बच्चों ये आसान और सरल है ये क्रिया समझना, मतलब इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। ऐसे वह ये करता हो गया, हंसा तो यहाँ पे एक ही क्रिया है, सूर्य सूर्य करता है, उगा ये हो गई जो है क्रिया, उसने दूध पिया उसने दूध पिया, इसमें भी एक ही क्रिया है। इस तरह से बच्चों ये सामान्य क्रिया हो गई। अब आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों सामान्य क्रिया में एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, लेकिन संयुक्त क्रिया में 2 या फिर 2 से अधिक भी धातुओं को मिला करके क्रिया बनाई जाती है। धातुओं के मेल से 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, माँ खाना पका रही है, वह पत्र लिख रहा है, पिताजी आ गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलाने से क्रिया बनी हुई है। जैसे खा, खाना, तो खा जो है धातु है
उसमें ना प्रत्यय लगा के खाना बना, ठीक है। पका, पक जो है धातु, उसमें आ प्रत्यय लगा के पका बना। तो इस तरह से इसमें दो क्रिया है, दो धातुओं को मिलाकर क्रिया बनी है, वैसे इसमें भी है। इस तरह से बच्चों ये जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। आगे देखेंगे स्टूडेंट हम, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया जो है मूल क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक होती है। तो बच्चों ये भी बातें आप ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त क्रिया होती है उसमें एक मूल क्रिया होती है, दूसरी क्रिया उसकी सहायता के लिए उसमें लगी होती है, इसलिए उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उपरोक्त वाक्यों में पका, लिख तथा आ मूल क्रियाएं हैं तथा रही है, रहा है और गए हैं इसकी सहायक क्रियाएं हैं। जैसे माँ खाना पका रही, वह पत्र लिख रहा है, पिताजी आ गए हैं। तो इसमें बच्चों पका, लिख और आ मूल क्रिया है, रही है, रहा है, गए हैं उसकी सहायक क्रिया है। ठीक है बच्चों। अब तीसरा है नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया अथवा नामिक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे हम ये जानेंगे कि नाम धातु क्रिया का दो नाम है, एक तो नाम है नाम धातु क्रिया, दूसरा उसका नाम है नामिक क्रिया। तो संज्ञा जो होती है किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसी भी शब्द की खासियत बताने शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द है तो इनके लास्ट में ना प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है बच्चों? हमेशा शब्दों के पीछे। तो उनके पीछे नास प्रत्यय जुड़ने से जो क्रियाएं बनते हैं उसको नाम धातु क्रिया अथवा नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे हिन हिनाना घोड़ों का गुड़ है, तो हिन हिन घोड़ों की आवाज कैसी होती है? हिन हिन। इसमें लास्ट में ना प्रत्यय जुड़ा है इसलिए ये नाम धातु क्रिया है। तारों का टिमटिमाना देख रहा था, वह तारों का टिमटिमाना देख रहा था। तारे कैसे लगते हैं बच्चों? लगते हैं टिमटिम करते हुए आकाश में, इसलिए इसमें ना प्रत्यय जुड़ गया इसलिए नाम धातु या नामिक क्रिया हो गई। अब मुझे फालतू बतियाना पसंद नहीं, इस एग्जाम्पल में बतियाना इसमें ना प्रत्यय जुड़ा है इसलिए ये हो गई नाम धातु क्रिया। अब आगे बच्चों हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द से नाम धातु शब्द की रचना करेंगे, यानी जानेंगे कैसे शब्द बनते हैं। जैसे हाथ संज्ञा से हथियाना, रंग से रंगना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, ये नाम धातु क्रिया बन गई। ये जो कि हाथ, रंग, टक्कर, लालच संज्ञा है। बात से बतियाना, लाज से लजाना, खट खट से खटखटाना, झूठ से झुठलाना, तो ये संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु जो क्रिया। अब सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनाना, ये बन गई जो है सर्वनाम से नाम धातु क्रिया। विशेषण साठ से सठियाना, सूखा से सुखाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, गरम से गरमाना, नरम से नरमाना, दोहरा से दोहराना, ये विशेषण शब्दों से बन गई जो नाम धातु क्रिया। अब क्रिया से ही हम नाम धातु क्रिया बनाएंगे। से हिन हिनाना, थर थर से थरथराना, थप थप से थपथपाना, भिन भिन से भिन भिनाना। अब कुछ अन्य शब्दों से भी नाम धातु क्रिया की रचना हो सकती है, जैसे छींक से छींकना, लहर से लहराना, त्याग से त्यागना, सिसकी से सिसकना, खरीद से खरीदना, फिल्म से फिल्माना। तो बच्चों ये सब बातें आप ध्यान रखिए। अब आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहले इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। रामदीन काका पोस्ट मास्टर से पत्र लिखवाते हैं, सेठ जी रामू से सामान उठवाते हैं। तो यहाँ लिखवाना तथा उठवाना क्रियाएं हैं जो कि पोस्ट मास्टर तथा रामू द्वारा की जा रही है, परंतु इन क्रियाओं को करने की प्रेरणा उन्हें रामदीन काका तथा सेठ से मिल रही है। ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अतः बच्चों इसकी परिभाषा होगी, जब कर्ता स्वयं खुद अपना कार्य अपने से कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणा देता है कि इस काम को करो, तब उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, रामदीन काका पोस्ट मास्टर से पत्र लिखवाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में रामदीन काका कार्य को कर नहीं रहे हैं, बल्कि वो पोस्ट मास्टर से उस कार्य को करवाने के लिए प्रेरणा दे रहे, उनको कह रहे करने के लिए। तो उदाहरण है, रामदीन काका पोस्ट मास्टर से पत्र लिखवाते हैं। सेठ जी रामू से सामान उठवाते हैं, तो सेठ जी जो है रामू को प्रेरित कर रहे हैं सामान उठाने के लिए, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल हो गए। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी दो तरीके की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होकर किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों कर्ता जो है वो कार्य में शामिल है और किसी को कार्य करने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है,
तब वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है, माँ बच्चे से दान करवाती है। इस एग्जाम्पल में माँ बच्चे के साथ है और बच्चे से दान वाला काम करवा रही है, इसलिए ये प्रथम प्रेरणार्थक का एग्जाम्पल हो गया। द्वितीय है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में हमने देखा माँ तो जो है काम करने में शामिल है, बच्चे से काम करवा रही है, और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है कर्ता खुद भी कोई काम नहीं करता है लेकिन दूसरे से काम करवा लेता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह मजदूर से सफाई करवाता है। इस एग्जाम्पल में वह सफाई करवाने का काम मजदूर से करा रहा है, उसको प्रेरित कर रहा कार्य करने के, लेकिन खुद भी कोई कार्य नहीं कर रहा है। अब आगे है प्रेरणार्थक क्रिया बनाना। तो धातु है ये, उठना, करना, पढ़ना, पीना, जाना, धोना। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। उठना से उठाना, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक, उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। इस तरह से करना से कराना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों ये क्रिया है, आप खुद से पढ़िए। अब आगे है पूर्वकालिक क्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चा दूध पीकर खेलने गया। दूसरा एग्जाम्पल, दादाजी टीवी देखकर सो गए। तो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, जब मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया हो चुकी होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में कर अथवा कर के शब्द जोड़ते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में पीकर तथा देखकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया क्रमशः खेलने गया तथा सो गए से पहले हो रही है, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। अर्थात बच्चों, जब कोई भी मेन क्रिया करने से पहले कोई दूसरी क्रिया संपन्न हो चुकी होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। से बच्चा दूध पीकर खेलने गया, तो इसमें खेलने गया ये मुख्य क्रिया है, लेकिन उसके पहले कौन सी क्रिया हो चुकी है? दूध पीने का। इसलिए बच्चों ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्व यानी पहले, कालिक मतलब समय से, यानी समय से पहले, किसी कार्य को करने से पहले कोई दूसरी क्रिया संपन्न हो। जैसे बच्चा दूध पीकर खेलने गया, तो खेलने तो अभी वो गया है, खेल ही रहा है, लेकिन दूध पीने का काम वो पहले कर चुका है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है। अब है नेक्स्ट, दादाजी टीवी देखकर सो गए। दादाजी सोने गए हैं, अभी सोए नहीं है, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या काम कंप्लीट किया है? टीवी देखने का, इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब आगे है बच्चों कृदंत क्रिया। उसे गाना आता है, सुमित पुस्तक पढ़ता है। तो ये दो एग्जाम्पल है। उपर्युक्त वाक्यों में गा तथा पढ़ धातु के साथ क्रमशः ना तथा ता प्रत्यय लगे हैं, जिनसे जुड़कर गाना तथा पढ़ता क्रियाएं बनी हैं। ऐसी क्रियाओं को कृदंत क्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी मूल जो धातु होती है, क्रिया का जो मूल रूप होता है, इसे हम धातु कहते हैं। जैसे गा और पढ़, अगर इनके लास्ट में ना या ता मतलब कोई भी अगर प्रत्यय लग करके कोई क्रिया का पूर्ण रूप बन जाता है, कोई क्रिया बन जाती है, इसे गा से गाना ना प्रत्यय लग के, पढ़ से पढ़ता ता प्रत्यय लग के ये क्रियाएं बन गई हैं, तो इसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा देखते हैं, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। यानी जो मूल क्रिया शब्द होती है उसके अंत में अगर हम प्रत्यय जोड़ करके कोई क्रिया बनाते हैं तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अब आगे बच्चों हम देखेंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। जैसे लिख मूल धातु है, यानी मूल क्रिया का मूल रूप है, इसमें ता प्रत्यय लग के लिखता कृदंत क्रिया बना। जा में ता प्रत्यय जुड़ के जाता बना नया शब्द। खा में ते प्रत्यय जुड़ के खाते बना। गा में ती प्रत्यय जुड़ के गाती बनी। पढ़ में ए प्रत्यय जुड़ के पढ़े। उसी तरह कर में ई प्रत्यय जुड़ के करी। चल में ई प्रत्यय जुड़ के चली। बोल में कर प्रत्यय जुड़कर बोल कर कृदंत क्रियाएं शब्द बना। तो बच्चों ये था हमारा क्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो अब मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।